आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अक्सर एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, रूल्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट, रिटर्न ऑन वैल्यू प्लस उसका क्या प्रोसीजर होता है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और इन सभी पॉइंट्स को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास आज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन सिंपली मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में गिरावट होना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, या फिर विद पैसेज ऑफ टाइम, या फिर ड्यू टू ऑब्सोलेंस, जिसे हम चेंज इन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज के कारण हमारी एसेट जो है वो आउटडेटेड हो गई। तो सिंपल भाषा में डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है। अब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 32 में। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। कंडीशन नंबर 1, एसेट जो है वो यूज हुई होनी चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन में, फिर वो चाहे एक्टिव यूज हो चाहे पैसिव यूज हो। एक्टिव यूज मतलब आप उस एसेट को एक्चुअली यूज कर रहे हो बिजनेस में, और पैसिव यूज मतलब एसेट आपने एक्चुअली यूज नहीं करी है लेकिन केप्ट रेडी फॉर यूज है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, या फिर जनरेटर्स इंस्टॉल कर रखे हैं हमने, तो ये हम एक्चुअली यूज तभी कर पाएंगे अगर हमने ना इनको इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा होता है। तो इनका हम एक्चुअली अगर यूज नहीं कर पाए तो क्या इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स में ये बोला गया है, चाहे आपने एसेट एक्चुअली यूज करी हो चाहे एसेट को केप्ट रेडी फॉर यूज हो, तो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी जाएगी। सेकंड पॉइंट ये कहता है आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए। ऑनर ऑफ एसेट आपका होना जरूरी है, फिर वो चाहे आप होली ओनर हो चाहे पार्टली ओनर हो। होली ओन मतलब आप उस एसेट को पूरा 100% ओन करते हो तो पूरी 100% के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। पार्टली ओन मतलब आपने उस एसेट को किसी और के साथ ज्वाइंटली ओन कर रखा है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने ओन कर रखा है एसेट को 60% और बी ने ओन कर रखा है 40%, तो डेप्रिसिएशन भी ए को 60% के ऊपर मिलेगी और बी को 40% के ऊपर मिलेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एसेट आपकी यूज हुई होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो डेप्रिसिएशन का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इसीलिए तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ये दिखाया जाता है। अच्छा जी, इसे हम अलाउ करते हैं इनकम टैक्स में एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 32। ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, ओनर के केस में भले ही आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो तो भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी जाएगी। बेनिफिशियल ओनर मतलब आप उस एसेट भले ही आपके नाम पर ना हो लेकिन उससे रिलेटेड सारे रिस्क को, एक्सपेंसेस को आप ही बियर कर रहे हो। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए पर्सन है मिस्टर ए और इन्होंने क्या करा है, एक एसेट है, इन्होंने वो एसेट ले ली है मिसिस ए के नाम पर। तो ओनर तो लीगली है मिसिस ए, लेकिन उस एसेट को मिस्टर ए आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। इस एसेट से रिलेटेड सारे खर्चे कौन बियर करते हैं? मिस्टर ए। सारे रिस्क कौन बियर कर रहे हैं? मिस्टर ए। तो ये इसके बेनिफिशियल ओनर है, तो यहाँ पर मिस्टर ए को इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी गई है। ठीक है। तो इनकम टैक्स में बेनिफिशियल ओनर को भी डेप्रिसिएशन अलाउड है। इसके अलावा जैसे एक और बात ध्यान रखिए, हायर परचेज एग्रीमेंट है। हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर अगर आप एसेट लेते हो तो भी आपको एसएससी को डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी गई है। लेकिन ध्यान रखना, लीज के केस में डेप्रिसिएशन अलाउ होती है इनकम टैक्स में लेसर को। अब लेसर कौन होता है? यहाँ पर देखो, दो पर्सन है, मान लीजिए पर्सन है ए और पर्सन है बी। ए के पास एसेट है, ए ने वो एसेट लीज पर दी है पर्सन मिस्टर बी को। अब यहाँ पर मिस्टर ए कहलाएंगे लेसर और बी कहलाएगा लेसी। ठीक है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन दी गई है यहाँ पर लेसर को। ठीक है। इनकम टैक्स में लीज के केस में डेप्रिसिएशन लेसर को अलाउ करी गई है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, टैक्स में डेप्रिसिएशन को लेना मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। कोई भी सेसी के लिए ये डिडक्शन ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है कि आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन को क्लेम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए एसेट को क्लासिफाई करा गया है, या तो टेंजिबल एसेट्स या फिर इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट जैसे कि नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी, एनी अदर बिजनेस या कमर्शियल राइट। लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन की गुडविल को कवर नहीं करा गया है, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में नहीं मिलती है। पहले मिला करती थी लेकिन अब नहीं मिलेगी। अब ये तो हो गया कि एसेट की क्लासिफिकेशन देख ली कि इस तरीके से टैक्स के पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन जब निकालना हो तो एसेट को ऐसे क्लासिफाई करा जाता है। लेकिन पॉइंट ये, इनके ना टैक्स में अपने अपने रेट्स भी स्पेसिफाई कर रखे हैं।
तो रेट कौन कौन से हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। तो देखो रेट्स में अगर हम बात करें बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में भी यहाँ पर फर्दर 3 है बिल्डिंग, 3 तरह की, या तो रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर की। तो रेजिडेंशियल का रेट होता है 5%, नॉन रेजिडेंशियल का 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वाली जो होती है उसका होता है 40%। अब ध्यान रखना, नॉर्मली बीकॉम बीबीए या यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आपको क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन का सॉल्व करने का, तो नॉर्मली रेट्स आपको गिवन होते हैं, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए रेट्स क्या है। तो हम वही यहाँ पर कवर करके चल रहे हैं और ये बड़ा सिंपल भी है, तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। तो चलो, फर्नीचर एंड फिटिंग के केस में रेट्स से हमारे पास गिवन है इनकम टैक्स में 10%। और प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम बात करें तो इसमें बड़ी सारी चीजें कवर करी गई हैं। पहले अगर वो जनरल प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका रेट होता है 15%। इसके अलावा जनरल प्लांट एंड मशीनरी में नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी तो होती है, इसके अलावा बड़ी सारी और चीजें हैं, जैसे कि शिप्स हो गया, स्पीड बोट हो गए, वेसल्स हो गए। तो देख रहे हो यहाँ पर ना सारे पानी वाली चीजें आ गई, तो इनका रेट है 20%, ठीक है। इसके अलावा अगर है हमारे एयरक्राफ्ट या फिर एरो इंजन है तो उनके केस में रेट है 40%। ये क्या था, पानी वाले, अब ये कौन से आगे, हवा वाले, ठीक है। उसका रेट डबल कर देना, जैसे 20% है तो ये 40% हो जाएगा। उसके अलावा इसके अलावा देखो, जैसे कि कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, बुक्स हो गई, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं, तो इन सभी का रेट भी 40% गिवन है, ठीक है। इसके अलावा मोटर व्हीकल अगर यूज्ड फॉर बिजनेस है तो उसका है 15% रेट, लेकिन अगर हायरिंग बिजनेस वाले हैं जैसे ओला टैक्सी वाले हो गए तो इनके केस में रेट है इसका डबल कर देना 30%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी में काफी सारी चीजें कवर करी गई हैं, तो उन सभी के यहाँ पर रेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 25%, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है कि टैक्स पर्पस के लिए एसेट्स का क्लासिफिकेशन क्या रहेगा और उनका रिस्पेक्टिव टैक्स में रेट्स क्या गिवन है, ठीक है। नाउ देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए नॉर्मल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, लेकिन पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब जहां पर जिन पर्सन का बिजनेस होता है पावर जनरेशन का या फिर पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, उनको इनकम टैक्स में ऑप्शन दी गई है कि आप अपनी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो या तो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पर या फिर WDV बेसिस पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में जब हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड की बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो ये अकाउंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट फॉलो करा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट का। तो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखो हमारा वही है। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट प्लस सेम नेचर। हमारे पास इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं, पहले एसेट्स का ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। और ये ग्रुप बनता है किस बेसिस पर, किस एसेट्स के सेम रेट्स होने चाहिए प्लस सेम नेचर होनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में आपको प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, आपको कुछ प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 15% रेट वाली, और कुछ प्लांट एंड मशीनरी में जैसे हमने ऊपर भी देखा आपको बुक्स दे रखी हैं 40% वाली, आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट दे रखे हैं 40% वाले, और जैसे मान लीजिए आपको एक दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10% का, और आपको बिल्डिंग में आपको नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का आपको दे रखा है 10%, और क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन निकालिए। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पर आपको ना पहले ब्लॉक बनाना होगा। तो देखो ब्लॉक कैसे बनेगा, सबसे पहला हम ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए कंडीशन होती है सेम रेट होना चाहिए प्लस सेम नेचर होनी चाहिए एसेट की। तो पहले यहाँ पर ये चेक करो सेम रेट कौन सा है, तो देखना 15% वाली तो ये अकेली है और तो कोई नहीं, तो इसका तो अकेला बना देते हैं प्लांट एंड मशीनरी का फर्स्ट ब्लॉक 15% वाला। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में यह है कि मैम ये क्या प्लांट एंड मशीनरी ये भी है, प्लांट एंड मशीनरी ये भी है, तो क्यों ना दोनों को इकट्ठा मिलाकर आप एक ब्लॉक बना दें। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक बनाने के लिए कंडीशन क्या है, रेट भी सेम होना चाहिए, नेचर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना इस वाले केस में नेचर तो ऑल्दो हमारी सेम है, नेचर हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पर रेट सेम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ब्लॉक बनेगा प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली का, दूसरा ब्लॉक बनेगा प्लांट एंड मशीनरी 40% वाली का। जैसे यहाँ पर देखना बुक्स का भी 40% रेट है और पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का भी 40% रेट है। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया मेट हो रहा है, कैसे, रेट भी सेम है, देख रहे हो, और इन दोनों का नेचर भी सेम है, क्योंकि दोनों ही प्लांट एंड मशीनरी के अंडर आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स ले रखा है। अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर क्या है, रेट ऑल दो सेम है, लेकिन प्लीज चेक करो क्या नेचर सेम है। तो नेचर सेम नहीं है, क्योंकि फर्नीचर एंड फिटिंग्स इनकी अपनी खुद की अलग कैटेगरी थी, बिल्डिंग की अलग खुद कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक बनेगा फर्नीचर एंड फिटिंग का अलग से 10% का, और बिल्डिंग का ये अलग से बनेगा 10% का। मेरी बात
बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हमारे 4 ब्लॉक बनेंगे। बताओ जी, सब बच्चों को क्लियर है? ध्यान रखना, ये जो हमने ऊपर ये वाला पॉइंट कवर करा था, ये ना अपनी अपनी इनकी खुद की अलग अलग नेचर है, खुद की अलग अलग कैटेगरी है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करते हैं तो देखना यहाँ पर ये दोनों, एक सेकंड में से क्लीन कर दूं, तो यहाँ पर देखना ये दोनों सेम रेट प्लस सेम नेचर, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उसका आप ग्रुप बनाते हो तो उसे हम ब्लॉक कहकर चलते हैं। राइट, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली है। बताओ जी, क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है ना, बढ़ जाए ना आगे। नाउ देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूडीबी एंड डेप्रिसिएशन। ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में हम डब्ल्यूडीबी कैसे निकालते हैं और उसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, हम अब उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ब्लॉक की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ले लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, मतलब बिगिनिंग वाली, एज ऑन 1 अप्रैल वाली। आप वो ले लोगे पूरे ब्लॉक की, उसमें आप ऐड कर दोगे जो भी आपने एसेट परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट को। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? बड़ा ही सिंपल है, आप उस एसेट की कॉस्ट प्राइस दैट इज परचेज प्राइस ले लो, इसमें आप इंस्टॉलेशन का अगर कोई खर्चा गिवन है वो ले लो, कोई आपको फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस गिवन है वो ले लो। मान लीजिए एसेट को लेने के लिए आपने कोई लोन लिया था, तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट गिवन है, तो इंटरेस्ट आप कब तक का लोगे? इंटरेस्ट लोगे अप टू द डेट एसेट पुट टू यूज तक का। जब तक आपने एसेट को पुट टू यूज नहीं करा है, उससे पहले पहले वाला इंटरेस्ट का जो पीरियड वाला इंटरेस्ट होगा ना, आप वो ले लोगे। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर दोगे कोई भी टैक्स और ड्यूटी है, जैसे मान लीजिए जीएसटी आपने पे करा है और उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिल रखा, तभी आप उसे ऐड करके चलोगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी एसेट के अगेंस्ट आपको कोई ग्रांट मिली है या कोई सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से, तो उसे आप माइनस कर दोगे। अब आपके पास जो अमाउंट निकल कर आएगी उसे हम एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो, नॉर्मली क्या होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो इतना डिटेलिंग आपकी नहीं होती, बट स्टिल क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या चीजें वो इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो आपके केस में आपको ये दिया होता है कि इसी से आपका काम हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपको हो सकता है इंस्टॉलेशन का खर्चा दे दे या ट्रांसपोर्टेशन का दे दे, इससे ज्यादा आपको और एक्स्ट्रा वो पूछता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि सिलेबस का पार्ट था तो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं क्लीन और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट, इसी के डिस्कशन को आपका कर लेते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो चलो अब देखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ द ब्लॉक लोगे। ठीक है, उसमें आप ऐड कर दोगे जो भी एसेट आपने परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट को। अब जो ये टोटल आएगा उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा जो भी एसेट के अगेंस्ट आपको क्वेश्चन में मनी रिसीव या रिसीवेबल गिवन है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में सेल प्राइस है या फिर स्क्रैप वैल्यू है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिला है एसेट के डैमेज या डिस्ट्रॉय होने पर, वो आप उसे कर दोगे माइनस। ठीक है, और अब जो आपके पास आएगा उसे हम कहते हैं डब्ल्यूडीबी फॉर द ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ना बिल्कुल अलग तरीका है रिटर्न ऑन वैल्यू में डेप्रिसिएशन को निकालने का, अकाउंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो जितना भी सेल प्राइस गिवन है ना, डायरेक्टली उसे माइनस कर दो, कोई सेल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलो बड़ा ही सिंपल है, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी लो, उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर दो जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है, उसमें से माइनस कर दो जो भी एसेट के अगेंस्ट आपको मिला है, और आपके पास जो अमाउंट आएगी वो डब्ल्यूडीबी होगी, और इसी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो आपका डब्ल्यूडीबी का बैलेंस होगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते हो और आपको अमाउंट निकल कर आ जाती है डेप्रिसिएशन की। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है टैक्स में। अगर मान लीजिए कोई एसेट है आपने खरीदी है, और जिस साल खरीदी है वहां पर आपने क्या करा है, जिस साल खरीदी है उसी साल आपने उस एसेट को यूज तो करा है लेकिन लेस देन 180 डेज यूज करा है, तो उस केस में ना आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगी वो हाफ मिलेगी। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसका रेट 15% वाली आपने नई खरीदी है और जिस साल खरीदी है, दोनों ही कंडीशन याद रखना, ये दोनों ही कंडीशन इकट्ठी मेट होंगी ना तो 50% वाला क्राइटेरिया आपका लगेगा। दोनों कंडीशन कौन सी? कि एसेट को जिस साल मैंने एक्वायर करा है प्लस जिस साल उसे पुट टू यूज करा है वो लेस देन 180 डेज, ये दोनों ही अपने ईयर सेम होने चाहिए। मतलब मैंने मान लीजिए जैसे हमारे केस में हमारा पीवाई कौन सा है 24-25, तो एसेट को एक्वायर भी मैंने कब करा है 24-25 में, और इसको पुट टू यूज लेस देन 180 डेज भी कब करा है 24-25 में। दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल होंगे तब जाके आपको 50% वाला डेप्रिसिएशन का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। जैसे ना से फॉर एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। देखो मान लीजिए एक ब्लॉक है 15% वाला, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है उसकी 10 लाख, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो एडिशंस करे हैं, जो हमने एसेट परचेज करी हैं वो 4 लाख है, टोटल अपने पास 14 लाख आ गया। एसेट को बेचने का अपने को प्राइस गिवन था, सेल अपने को गिवन है 3 लाख, वो माइनस कर दी, कितनी आ गई 11 लाख। तो देखना यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी। 11 लाख का अगर हमारे पास क्वेश्चन है ना, हमारे पास बता रखा था हमने बिगिनिंग पर ही, हमने सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर लेस देन पुट टू यूज वाला क्राइटेरिया नहीं है।
यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, इस 11 लाख के ऊपर हमने नॉर्मली 15% डेप्रिसिएशन निकाली और आंसर निकाल लिया। लेकिन मान लीजिए एसेट को हमने खरीदा हो, सपोज करो 1 Jan 2025 को, तो अगर लेस देन 180 डेज वाला क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन आपको 50% मिलेगी। मतलब या तो डायरेक्टली ये वाली अमाउंट का 50% कर दो, नहीं तो सीधा है आप क्या करो, 11 लाख आपका रेट कितना था, 15% इंटू 50%। इस तरीके से कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है ना। 50% डेप्रिसिएशन मतलब आप ना जो भी रेट होगा, जो भी ब्लॉक का रेट होगा, उसका डायरेक्टली आप 50% कर देना और आपकी डेप्रिसिएशन आपको पता चल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है, ये एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होती है जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा मिलती है। ये किन एसएससी को मिलती है, अगर आपका मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का बिजनेस है, या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का बिजनेस है, और आपने परचेज करी है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% की अलाउ हो जाती है। अच्छा, और इसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है जो हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन में देखा था। अगर आपने एसेट को जिस साल एक्वायर करा है उसी साल पुट टू यूज करा, और वो पुट टू यूज आपने लेस देन 180 डेज करा, तो यहाँ पर भी इसके रेट का 50% हो जाएगा। यहाँ पर भी 50% वाला रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो 20 की जगह आपका 50%, दैट इज 10% के एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करी जाएगी, और जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है ना, वो क्या होता है, वो अपने को हर साल मिलती है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अपने को, अगर हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो नॉर्मली अपने को वो हर साल मिलती है। लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होती है ना, वो आपको एक ही बार मिलती है। नेक्स्ट आपको एक और बात ध्यान रखना है, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करी जाएगी इनकम टैक्स में अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी आपकी सेकंड हैंड है, ऑफिस प्रेमिसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस वाली है, शिप, एयरक्राफ्ट या रोड ट्रांसफर व्हीकल है, या फिर 100% डिडक्शन जिसके ऊपर आप क्लेम कर चुके हो वो वाली प्लांट एंड मशीनरी है, तो इनके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, इसे एक्सक्लूड करा गया है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, जो न्यू टैक्स रेजिम, दैट इज जो टैक्स पे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115 बीएसी के अंदर, उनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करी जाती है। ना देखो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मतलब पीजीबीपी इनकम से डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाई, या फिर हम यूं कहें कि जो डेप्रिसिएशन है आपकी बिजनेस इनकम से ज्यादा है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेस की इनकम तो है 1 लाख और डेप्रिसिएशन है आपकी 2,25,000। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर हम इसमें से माइनस करें तो अभी भी डेप्रिसिएशन हमारी, क्योंकि बिजनेस इनकम से ज्यादा है, तो कितनी एडजस्ट नहीं हो पा रही, कितनी अनअब्सॉर्ब रह गई है, वो है 1,25,000। इसे बोला जाता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब डेप्रिसिएशन बिजनेस इनकम से ज्यादा है वो हमारी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। इसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी हेड से, लेकिन सैलरी हेड को छोड़कर, और जितना अभी भी बैलेंस बच जाता है तो फिर हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे फॉर इनडेफिनेट पीरियड। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे वाले केस में अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 1,25,000, और सोर्स करो हमने इसे अदर हेड से भी एडजस्ट करा सैलरी के अलावा, तो हमारी ये 1 लाख एडजस्ट हो गई, ठीक है, सेट ऑफ हो गई। लेकिन अभी भी कितनी बच रही है, 25,000। तो इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। और कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है फॉर इंडेफिनिटली। ठीक है, इसके अलावा अब जो हमारे सब्सिक्वेंट ईयर होते हैं उसमें भी आप कैसे इसे सेट ऑफ करोगे, उसका भी इनकम टैक्स में ऑर्डर दे रखा है, प्रायोरिटी दे रखी है। तो सब्सिक्वेंट ईयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, उसके बाद आप बिजनेस के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसे माइनस करोगे, और लास्टली आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। तो सीक्वेंस आपका इसी तरीके से चलना चाहिए। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में हमने कैरी फॉरवर्ड करा था 25,000, और ये था हमारा कौन से साल का कैरी फॉरवर्ड हमने करा हुआ, अपना साल है पीवाई 24-25। तो पीवाई 24-25 की जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो है 25,000। तो मान लीजिए हमारे 25-26 ईयर में पता आपका क्या करेंगे, देखो 25-26 पीवाई में हम क्या करेंगे, इसका ना ऑर्डर ऑफ सेटअप को मैं आपको समझा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपका जो 25-26 की पीजीबीपी की इनकम आएगी, जो 25-26 की पीजीबीपी की इनकम आएगी उसमें से आप इसकी पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, फिर चेक करना क्या कोई बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, अगर वो है तो वो माइनस कर दो, और लास्टली हमारी जो ये वाली डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी आप इसे माइनस करते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें अनअब्सॉर्ब के ऊपर आपको ऐसे कोई लॉन्ग तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली वो पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट को आपको समझाया है। ठीक है, नाउ देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएबल एसेट, जिसे इनकम टैक्स में सेक्शन 50 में कवर करा गया है।
अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, डेप्रिशिएबल एसेट को बेचने पर नॉर्मली अपने पास हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। और ये कब आता है, जब आपकी जो सेल कंसिडरेशन होती है, नेट सेल कंसिडरेशन मतलब सेल्स में से जब हम एक्सपेंसेस ऑन सेल, जैसे कि जिसे हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी कहते हैं, तो उसे जब आप माइनस कर देते हैं ना, उसे नेट सेल कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारी नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा होती है किससे, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस जो एक्चुअल कॉस्ट वाला टोटल है, इन दोनों से जब ये ज्यादा होती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दो तरह के केस आ सकते हैं। केस नंबर 1, आपने ब्लॉक में एसेट को, कोई एक एसेट या फिर एक से ज्यादा एसेट को आपने बेचा है, लेकिन ब्लॉक आपका अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लॉक पूरा खत्म नहीं हुआ। तो उस केस में क्या है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आएगा, जैसे मैंने अभी बताया, जब आपकी नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस एक्चुअल कॉस्ट के टोटल से। लेकिन मान लीजिए आपने ब्लॉक में जितनी भी एसेट है वो सभी एसेट्स को बेच दिया, तो अब तो ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करा, ब्लॉक ही पूरा खत्म हो गया। तो अब या तो क्या होगा, या तो गेन आएगा शॉर्ट टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आएगा, इसका तो वही कि जब हमारी नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है, इनके टोटल से। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब आएगा, इसका रिवर्स कर दो, मतलब जब नेट सेल कंसिडरेशन हमारी लेस है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस एक्चुअल कॉस्ट के टोटल से। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से ਆਪਾਂ इसका क्रक्स लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने क्या क्या बातें सीखी। सबसे पहले हमने इसका मीनिंग कवर करा। मीनिंग में हमने देखा कि एसेट की वैल्यू में गिरावट होना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, या फिर ऑब्सोलेंस दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। फिर हमने बात करी सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए कंडीशंस होती हैं। कंडीशन थी एसेट आपकी यूज होनी चाहिए बिजनेस या प्रोफेशन में, और फिर वो यूज चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए, फिर वो चाहे आप उसके होली हो पार्टली हो। और इसी के साथ हमने बेनिफिशियल ओनर वाली बात भी डिस्कस करी। इसके अलावा हमने ये बोला था एसेट को एक्चुअली पुट टू यूज होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको डेप्रिसिएशन आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इनकम टैक्स में कैसे करी गई है। हमने देखा कि या तो वो टेंजिबल एसेट्स होंगी या इनटेंजिबल एसेट्स होंगी। टेंजिबल एसेट्स में फर्दर इनको क्लासिफाई करा गया था। इनकी कैटेगरी है बिल्डिंग्स की, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की, प्लांट एंड मशीनरी की। और इंटेंजिबल एसेट्स में वो सभी कवर कर लिए थे, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, एनी अदर बिजनेस या कमर्शियल राइट्स आ गए, लेकिन गुडविल, बिजनेस और प्रोफेशन की को छोड़कर। अच्छा, बिल्डिंग में फिर हमने ना इन सभी के रेट्स भी देखे थे। जैसे बिल्डिंग में हमने फर्दर देखा था या तो रेजिडेंशियल होगी, नॉन रेजिडेंशियल होगी, या टेम्परेरी स्ट्रक्चर वाली होगी। रेजिडेंशियल में रेट था 5%, देन नॉन रेजिडेंशियल 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर 40%। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का कितना था 10%। प्लांट एंड मशीनरी में अगर वो जनरल वाली है तो रेट कितना बताया था 15%। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो हमारे जल वाले थे उसमें क्या था, शिप, स्पीड बोट्स और वेसल्स आ गई थी, इनका रेट कितना था 20%। देन अपा देखा एयरक्राफ्ट और एरो इंजन, इनका रेट कितना था 40%। मैंने बोला था जल वालों का 20 है और हवा वालों का डबल कर देना, मतलब वो 40% हो जाएगा। इसी के साथ हमने कवर कर लिए थे कंप्यूटर, लैपटॉप, बुक्स आ गई थी, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स आ गए थे, एनर्जी सेविंग डिवाइसेज आ गए थे जिसका रेट था 40%। फिर हमने देखे थे मोटर व्हीकल, अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो रेट था 15%। अदरवाइज अगर आप इसे यूज करते हो एज ए हायरिंग बिजनेस, इनका अपना कितना रेट होता है, इस केस में मैंने बोला था ऊपर वाले का डबल कर दो, दैट इज 30%। ठीक है, इस तरीके से आपको आराम से याद हो जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट्स का तो है ही सिंपल 25% है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े थे। हमने ये देखा था इनकम टैक्स में जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं उसमें हमने देखा था नॉर्मल मेथड हमेशा अपना डब्ल्यूडीबी ही रहता है, लेकिन जो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग है इनको ऑप्शन दी गई है कि एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पर निकाल लो या डब्ल्यूडीबी पे निकाल लो। और यहाँ पर जब हम डब्ल्यूडीबी की भी बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट है अकाउंट से, दैट इज यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रिटर्न ऑन वैल्यू में हम ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम ये कहता है कि आपका सेम रेट प्लस सेम नेचर होना चाहिए एसेट का। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा डब्ल्यूडीबी कैसे निकालते हैं। हमने कहा ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ले लीजिए, इसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज हमने ड्यूरिंग द ईयर करा है, इसमें से माइनस कर दो एसेट के अगेंस्ट कोई मनी रिसीव या रिसीवेबल है, जैसे सेल्स, स्क्रैप या इंश्योरेंस क्लेम का मिलना, और अब जो वैल्यू आएगी ये हमारी रिटर्न ऑन वैल्यू होगी। रिटर्न ऑन वैल्यू में भी बड़ा सिंपल था, हमने कहा था इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन को क्लेम करते समय ध्यान रखना कुछ बातों का। पहली बात तो ये देखो, हमने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कोई भी एसेट जो पुट टू यूज ना होती उसके ऊपर तो आपका डेप्रिसिएशन देनी नहीं होती। और अगर हमारी जो डेप्रिसिएशन कोई मान लीजिए लेस देन 180 डेज वाली है तो उसके ऊपर आप हमेशा हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोगे। ठीक है, और उसके अलावा अब जो हमारे पास तो नॉर्मल बैलेंस बच जाता है फिर तो उसके ऊपर तो आपका फुल रेट ही देना होता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से अपना डब्ल्यूडीबी का पूरा ये प्रोसीजर रहता है।
फिर अपने पास आता है नेक्स्ट कंसेप्ट था अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन का। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या था? एडिशनल डेप्रिसिएशन ये कहता है कि आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगी इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और ये क्या था? ये इसमें था कि आप मैन्युफैक्चर के बिजनेस में हो, प्रोडक्शन के बिजनेस में हो, जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में हो, तो आपको ये मिल जाएगी। इसका रेट था 20% और तभी मिलेगी अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, ये ध्यान रखना। और ये आपको नहीं मिलेगी अगर आपकी सेकेंड हैंड वाली प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस वाली, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वाली या गेस्ट हाउस वाली है तो नहीं मिलने वाला। शिप पर रोड जो अपने एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, उनके केस में नहीं मिलेगा। शिप, एयरक्राफ्ट या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में जिसके ऊपर आप 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। कोई पर्सन अगर न्यू टैक्स रेजिम 115 BAC फॉलो कर रहा है उसके ऊपर आपको ये नहीं मिलने वाली। फिर हम आगे बढ़े, हमने ये सीखी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैसे थी? जब पीजीपी की इनकम से आपकी डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाई, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सेस है, ज्यादा है बिजनेस की इनकम से, तो आप क्या करो, इसे आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी भी अदर हेड से, लेकिन सैलरी हेड को छोड़कर। अगर अभी भी नहीं हो पाई तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो अनलिमिटेड इनडेफिनेट पीरियड के लिए। और अपकमिंग ईयर में भी इसका मैंने प्रायोरिटी बताई थी सेट ऑफ करने की। वो क्या था? अपकमिंग ईयर में इसको सेट ऑफ करने का पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, देन इसमें आप माइनस करोगे बिजनेस के अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं, और लास्टली अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप माइनस करके चलोगे। फिर हमने देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंसेप्ट या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन केस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट। और ये निकालने का तरीका बड़ा सिंपल था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आता है? सेक्शन 50 की अगर हम बात करें तो ये तब आ रहा था जब आपकी नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा होती है ओपनिंग WDB प्लस किससे? एक्चुअल कॉस्ट के टोटल से। और यहाँ पर हमने दो केस करे थे, या आपने एसेट का पूरा ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, आपने एक या एक से ज्यादा एसेट बेची हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। कैसे पता चलेगा? इस तरीके से आप निकाल लोगे। लेकिन मान लीजिए आपने सारी की सारी एसेट्स बेच दी, तो अब तो ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो इस केस में अब आपका या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका लॉस आएगा। गेन कब आएगा? वही सेम, ऐसी यही सेम फॉर्मूला। और इसके अलावा अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए इसका रिवर्स कर दिए, नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है आपकी ओपनिंग WDB प्लस एक्चुअल कॉस्ट के टोटल से। इसी के साथ हमारे डेप्रिसिएशन टॉपिक की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। आई होप आप सब बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपके पीजीपी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए इसके ऊपर सेपरेटली क्लास कंडक्ट करी गई है। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।